केजरीवाल के तौर तरीके और भाषा बहुत निचले स्तर की है। बंद कमरों में बात करेंगे तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं ये 10 सालों में दे पाई हैं और एक दूसरे के ऊपर तीखरा फोड़ रहे हैं। मैं अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ। कांग्रेस तो वोट काटने के लिए है, आम आदमी पार्टी को कमजोर करेगी, बीजेपी को जिताएगी। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मरलीना हारने वाले और ये तीनों विकेट कांग्रेस लेगी। पता लगा केजरीवाल ने सौदा कर दिया है, 2 राज्यसभा सीटें करोड़ों में बेच दी है। राजेश खन्ना जी ने मेरा भाषण सुना, एनएसए के लोग लेकर आए थे और तब उन्होंने कहा कि आप अलका लांबा को बोलिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार दिख रही है और कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है कि बड़े चेहरे को बड़े चेहरे के खिलाफ उतारा है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा हमारे साथ बातचीत करने को है। इनसे तमाम इनके करियर पे बातचीत करेंगे। इनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, उस दौरान इनकी खास उपलब्धियां और खास चुनौतियों, तमाम चीजों पे बात करेंगे। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, मतलब बैटल कैसा चल रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उतरे और आपका दिल्ली से तो लंबा नाता है राजनीतिक तौर पे, तो कैसा है लड़ाई? देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं गई हूँ, ना मैं आतिशी मरलीना के खिलाफ गई हूँ, ना मैं बिदुड़ी के खिलाफ। मैं वहाँ की जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ एक हल लेकर निकली हूँ, जो हल इन दोनों के पास नहीं है। दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की और 30 साल से मेरा राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष दिल्ली की इन्हीं गलियों और देश में बीता है। आज दुख होता है कि जो लोगों को सत्ता सौंपी, दिल्ली सौंपा, कालका जी सौंपा, आज वहाँ पर हालत बद से बदतर हो चुकी है। मूलभूत सुविधाएं भी नहीं ये 10 सालों में दे पाई हैं और एक दूसरे के ऊपर तीखरा फोड़ रहे हैं। अलका लांबा की प्राथमिकता रहेगी चांदनी चौक। मैंने विधायक के तौर पर काम किया है, मुझे काम करना आता है। 50 करोड़ का फंड एक विधायक को मिलता है, विधायक निधि के तौर पर सिर्फ अपनी विधानसभा के विकास पे खर्च करने के लिए अलका लांबा ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत सौंदर्यीकरण का काम किया। आप पूरे लाल किले से चलना शुरू करेंगे, गौरी शंकर मंदिर, दिगंबर लाल जैन मंदिर, आपका शीशगंज गुरुद्वारा, भाई मती दास चौक, आपका सेंट स्टीफन चर्च और फतेहपुर मस्जिद, आपको लाल पत्थर दिखेगा। लोग घंटों जाम में फंसते थे, दुकानदार दुखी परेशान होते थे और वहां पर हर तरीके का अपराध, नशा सब था। लेकिन लोगों की मदद से मैंने बनाया और मुझे फक्र है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड पर अगर कहीं की विकास की झांकी निकली तो मेरे चांदनी चौक, मेरे कामों की झांकी विकास की दुनिया ने देखा। अब कालका जी की जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे कंधों पर दी है। परंपरागत हैट्रिक कांग्रेस ने वहां पर लगाया, वहीं से हमारी शीला जी की सरकार भी बनती आई है। लोगों ने बदलाव किया, 10 साल इन दोनों को दे दिए। 10 साल एक दशक कम नहीं था। अब लोग दुखी आके, तंग आके बदलाव करने जा रहे हैं, कांग्रेस में वापसी लौट रहे हैं और मैं अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूं। और मेरी लड़ाई निजी आतिशी मरलीना से नहीं है। बहुत कमजोर साबित हुई है आतिशी मरलीना वहां पर, क्योंकि वो विधायक बनी पहली बारी मंत्री, पहली बारी मुख्यमंत्री, और उसे टेम्परेरी सीएम कहकर कमजोर साबित करने वाले केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने कहा वो तो टेम्परेरी हैं, वो तो मजबूरी में, मैंने कालका जी ने कुछ नहीं किया तो मैंने आतिशी को दे दिया वहां से। सब केजरीवाल झाड़ू के नाम पर, कोई काम करने की जरूरत नहीं, नाम पे वोट मिल रहा है। काम पर अगर वोट मिलता तो शीला दीक्षित जी कभी नहीं हारती। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं होती, ऐसे एक मंत्री के तौर पे उम्मीदवार होती, तो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ होता। मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए आसान है। आपको लेकर आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो वोट काटने के लिए है, आम आदमी पार्टी को कमजोर करेगी, बीजेपी को जिताएगी, इस तरह की बातें करते हैं। उनसे पूछिएगा दिल्ली में 3 टर्म 15 साल किसका राज था? आम आदमी पार्टी थी या शीला दीक्षित और कांग्रेस थी? भाजपा नहीं हिला पा रही थी दिल्ली में, ना शीला दीक्षित जी को ना कांग्रेस को। अपनी बी टीम किसने वोट काटा? हमने। केजरीवाल आम आदमी का वोट काटा, कांग्रेस ने। या कांग्रेस का वोट, कांग्रेस का सपोर्टर, कांग्रेस का कार्यकर्ता छल से पूरी दिल्ली को धोखा देने वाले का नाम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। हमने नहीं लिया, आपने हमारा सब कुछ लिया, धोखे से लिया है। क्योंकि बीजेपी नहीं कर पा रही थी तो बीजेपी ने अपनी बी टीम को आगे कर दिया और पूरा हमारा वोट आज भी बीजेपी को नहीं जाता है। सेक्युलर वोट है, धर्मनिरपेक्ष वोट है, सबको लेकर चलने वाला वोट केजरीवाल की तरफ चला गया। और दिल्ली 2020 में दंगों की आग में चलती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की राजनीति को दिल्ली में केजरीवाल फेल नहीं कर पाए, क्योंकि उसी के समर्थक हैं वो। उस तरह की राजनीति बीजेपी से 2 कदम आगे चलकर केजरीवाल आज धर्म की राजनीति करते हैं। क्या कहते हैं?
नोटों पर अर्थव्यवस्था उठानी हुई, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगा दीजिए और नोट अपने आप गिरता हुआ रुपया ऊपर उठ जाएगा। कभी कहते हैं कि मैं मौलानाओं की तनख्वाह रखूंगा, कभी पंडित के पुजारियों की, कभी मैं मंदिरों गुरुद्वारों के पंथियों की तनख्वाहें रखूंगा। देखा था आपने कितना भव्य जो है वो दिवाली पर और ईद पर पहले करते थे, फिर ईद छूट गई है ना, फिर दिवाली। तो धर्म की राजनीति। तो आपने तो उनके साथ काम किया, क्यों छोड़ा आपने? कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में गई, इसीलिए छोड़ा। तब तक 5 साल में उनकी पहचान हो गई। बिल्कुल, पार्टी में रही जी, पार्टी की प्रवक्ता रही जी, पूरे देश में पार्टी संगठन के लिए मुझे भेजा गया, मैं गई आम आदमी पार्टी में, विधायक भी रही। इनकी जो नीतियां थी ये लालची हो गए थे, सिर्फ सत्ता हासिल करना इनका लक्ष्य हो गया था। कब आपको ऐसा लगा, जैसे आप विधायक बनी 2015 में और अच्छे खासे मतों से आप जीती थी, तो कब ऐसा आपको लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी रॉन्ग चॉइस? जब दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटों का फैसला होना था, हम ये तय कर रहे थे विधायक कि फाउंडर मेंबर जाएंगे, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने पार्टी बनाई, जिन्होंने सरकार लाई दिल्ली में, राज्यसभा वो 3 जाएंगे। और हम नामों की चर्चा ही करते रह गए कि कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, ये लोग जाएंगे, है ना। लेकिन पता लगता है कि एक संजय सिंह जी के अलावा 2 सीटों का तो सौदा हो गया है। कौन है वो 2 लोग? नाम नहीं पता लग रहे थे। आंदोलन के हैं, पार्टी के हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका दिल्ली के अंदर या दिल्ली की सरकार बनाने में, पार्टी बनाने में, आंदोलन में, कुछ नहीं पता। पता लगा केजरीवाल ने सौदा कर दिया है, 2 राज्यसभा सीटें करोड़ों में बेच दी हैं। आपने कभी ये मसला उठाया? बिल्कुल, मैंने ही उठाया। तो उन्होंने क्या बोला जब व्यक्तिगत बातचीत? उन्होंने कहा मुझे आगे बढ़ने के लिए, पार्टी संगठन के लिए पैसा चाहिए, इसलिए टिकटें बेचूंगा। राज्यसभा की टिकटें बेची। आप मेरा आज भी वीडियो निकालिएगा, जब संजय सिंह जी के नाम का ऐलान हुआ और हम सब विधायक बाहर आए तो हमें पूछा गया कि आप खुश हैं या नहीं। हमने कहा संजय सिंह जी के नाम से खुश है, संजय सिंह जी। बाकी तो नाम पर अलका लांबा ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंदर जब पता लगा सौदा हो गया, पैसों में टिकटें बिक गई हैं और केजरीवाल अब सिर्फ सत्ता और पैसों के लिए पूंजीपति मित्रों से पैसा लेकर, वही जो बीजेपी की नीति है, पार्टी और देश को आप मूर्ख बनाइए, तो वो बस वो काम केजरीवाल ने किया। तो आज पंजाब में भी देख लीजिए, इनको राज्यसभा दी, वो कौन से आंदोलन के लोग हैं, कौन सा उनका पार्टी या पंजाब सरकार बनाने में एक सभा दिखा दीजिए उन लोगों की जिनको पंजाब में राज्यसभाएं दी हैं। तो सब बेचना शुरू कर दिया केजरीवाल ने, सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लालच में। आपका एक विधानसभा में भाषण था जब आपने स्वास्थ्य मसले को उठाया था, किसी को दवा बाहर से खरीदनी पड़ी थी, जबकि दिल्ली सरकार का दावा था कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती हैं। उसके बाद संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए क्या? क्योंकि बाद में राजीव गांधी को लेकर एक प्रस्ताव भी आया था, क्या हुआ था उसके बाद? क्योंकि आपका बहुत बागी भाषण उसे माना जाता है, हमने भी देखा था उस समय भी और कल भी हम देख रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ था जब आप केजरीवाल जी, क्योंकि बागी तेवर तब तक आपके आ चुके थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे को जब लगा कि पार्टी सरकार के कोई फैसले गलत हैं, दिल्ली को बर्बाद करने वाले हैं, अपने असूलों से हट रही है पार्टी और उसका नेता केजरीवाल, तब तक अलका लांबा बिना डरे बोली है। और मैं बिल्कुल बोली हूँ, राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव दिल्ली की एक विधानसभा में लाया जा रहा है। ऐसे कोई बाजार में थोड़ी ना किसी को भी भारत रत्न दे दो, किसी का भी ले लो वापस। जो हिम्मत आज तक भाजपा ने नहीं की, वो केजरीवाल की कैसी हिम्मत हो गई? क्योंकि पीछे से आरएसएस का दबाव था। प्रस्ताव आया, विधानसभा में चर्चा हुई कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस होना चाहिए, विप जारी था। मुझे पता था मेरी सदस्यता जाएगी, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मांग रही थी। जिन राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी, 18 साल का वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण करके पंच और सरपंच बनाने की बात की, कंप्यूटराइजेशन लाकर मॉडर्नाइजेशन किया, आज एजुकेशन को लेकर हर चीज को, उन राजीव गांधी जी का भारत रत्न पे तो बिल्कुल मैंने बॉयकॉट किया। मेरी सदस्यता गई, मुझे उसका गम आज भी नहीं है। बिल्कुल दवाइयों के नाम पर, कागजों पर मोहल्ला क्लिनिक, करोड़ों के विज्ञापनों में प्रचार प्रसार पे फूंक डाले मोहल्ला क्लिनिक। और मैंने केजरीवाल जी को कहा, ये देखिए दवाइयां नहीं है अस्पताल में। आज इन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी अस्पतालों में, राहुल गांधी जी भी एम्स से लेकर हर अस्पताल, चाहे केंद्र का, दिल्ली, गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने ऐलान किया कि कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनेगी, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य जीवन बीमा दिल्ली के हर नागरिक का होगा, वो इलाज का मोहताज नहीं रहेगा। तो वो राजीव गांधी वाला प्रस्ताव वही ट्रिगर पॉइंट रहा उनकी तरफ से आपके खिलाफ कार्रवाई का या आपका बिल्कुल आम आदमी पार्टी को छोड़ने का। लेकिन कांग्रेस में वापसी का रास्ता फिर कैसे हुआ? देखिए, मेरे लिए बात है कि जब दिल्ली विधानसभा में ये चर्चा चल रही थी राजीव जी के भारत रत्न को वापसी लेकर, पूरी कांग्रेस उस चर्चा को देख रही थी, इवन सोनिया गांधी जी, सब लोग कि ये क्या प्रस्ताव है। और उसमें यही था कि
कोई भी एक विधायक कांग्रेस का नहीं था। 70 के 70 विधायकों में उस समय 67 केजरीवाल आम आदमी के थे और 3 भाजपा के थे। 70 मिलकर एक हो गए थे, भारत रत्न वापस से होना चाहिए। और मैं अकेली थी, और मेरे पास रास्ता ये था कि मैं प्रस्ताव का समर्थन करूं या अपनी विधायकी बचाऊं। मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि राजीव गांधी जी की कुर्बानियां, उनका योगदान, देश के युवा प्रधानमंत्री और 403 सीटें लोकसभा के जीतने वाले का इतिहास, कीर्तिमान अगर आज भी किसी के नाम पर है तो वो राजीव गांधी जी के नाम पर है। सो मैंने वॉकआउट किया। तो इस मसले पे आपने कभी केजरीवाल जी से व्यक्तिगत तौर पे कहा कि राजीव गांधी पे इस तरह का प्रस्ताव गलत है? बिल्कुल, मेरी उनसे बहुत बहस हुई जब सदन अंदर चल रहा था, प्रस्ताव आया था तो बहुत केजरीवाल जी से बहस हुई। मुझे स्पीकर ने बुला लिया था अपने कमरे में कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करूं, नहीं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी, मैं विधायकी चली जाएगी, तुम अच्छी विधायक हो। नहीं, पहले केजरीवाल जी से मेरी बहस हुई। जब उनको लगा कि मैं उनकी नहीं सुन रही हूं तब उन्होंने स्पीकर सर को मेरे को बुलाकर बात करने को कहा और उसके बाद चारों तरफ से थू-थू हुई। केजरीवाल जी को दबाव हर जगह से बनने लग गया। जो इनके समर्थक आज भी आ रहे हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका भी दबाव इनके ऊपर बना कि तुम राजनीति बदलने आए हो कि राजनीति करने, और ये कैसी राजनीति कर रहे हो? भारत रत्न किसी को देना नहीं देना, ये पूरे देश में विधानसभाएं, एक दिल्ली की विधानसभा में अपने काम पर फोकस करो। दिल्ली की यमुना का हवाओं का जहरीली है, अपराध है, नशा है, लोगों को सुविधाएं नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी पर अपना समय जो है आप लगाओ। लेकिन आपका समय कांग्रेस को साधने में कि कैसे कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, चाहे मनमोहन सिंह जी, चाहे शीला दीक्षित जी, चाहे आप आगे भारत रत्न राजीव गांधी जी पर, कभी इन्होंने मोदी और शाह को लेकर, आरएसएस और संघ को लेकर कभी भी केजरीवाल को आप टारगेट करते हुए विधानसभा में आपने नहीं देखा होगा। कपिल मिश्रा ने जरूर अमित शाह की वीडियो, सीडी, जो भी गुजरात के उनके कांड थे उनको लेकर सीडी, वीडियो, ऑडियो सब चलाए और उसके बाद इतना दबाव आरएसएस का केजरीवाल पर बना कि ये तुम कपिल मिश्रा से क्या करवा रहे हो। कपिल मिश्रा ने बताया उनकी माता जी बीजेपी की पार्षद रही हैं। उन्होंने बताया कपिल मिश्रा नहीं चाहता था, केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के कंधे पर बंदूक चलाकर सिर्फ ये दिखाना चाहा कि मैं तो कांग्रेस से भी लड़ रहा हूं और मैं बीजेपी आरएसएस से भी लड़ रहा हूं, जबकि असलियत में वो सिर्फ कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो आम आदमी पार्टी में अगर कहें आपको कौन अच्छा लगता है अभी की जो आम आदमी पार्टी है? अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी की बात करें, दोनों में से अच्छा कौन है या कोई दूसरे नेता? देखिए, जितने भी अच्छे ईमानदार असूलों पर आए, पार्टी आंदोलन में थे, अपना एक एक रुपया, अपना पसीना, अपना सब कुछ दिया, जेल गए, वो कोई भी इस पार्टी में रहा ही नहीं है। प्रशांत भूषण जी, शशि भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, आशुतोष, आशीष खेतान, कुमार विश्वास, गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी, भगत सिंह का परिवार, लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार, आदर्श शास्त्री मेरे साथ विधायक रहे, वो आज कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं, सबने इनका साथ छोड़ा। और जिन्हें आप अच्छा कह रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया भी जेल 2 साल काट कर आए, आज अपनी विधानसभा से खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, वहां छोड़कर यहां से लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बेनकाब करने का काम, अपनी मां का अपमान का बदला लेने का काम संदीप दीक्षित कर रहे हैं। और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मरलीना हारने वाले हैं और ये तीनों विकेट कांग्रेस लेगी। तीनों विकेट कांग्रेस लेगी। सोनिया गांधी के बारे में आपसे पूछेंगे। सोनिया गांधी ने फिर आपने अप्रोच किया कांग्रेस को या सोनिया गांधी चाहती थी कि आप दोबारा से, क्योंकि आप मिलने गई थी? बिल्कुल। देखिए, जब राजीव जी के भारत रत्न प्रस्ताव को लेकर आया, टीवी में ब्रेकिंग चला कि एक ही वोट खिलाफ गया और एक ही ने विरोध किया, वो अलका लांबा थी, वॉकआउट कर गई हैं। तो अहमद पटेल जी उस समय सक्रिय थे, तो अहमद पटेल जी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि अलका, ये बहुत बड़ी बात है, तुम कांग्रेस से निकली पर तुम्हारे अंदर से कांग्रेस नहीं निकली। और आज जब ये बात हो रही थी, हम सब भावुक थे और सोनिया जी भी स्वाभाविक है, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था, देख रही थी। और उस समय ये बात के लिए पूरी कांग्रेस तुम्हें हमेशा इस बात के लिए कहेगी। मैंने कहा, ये मैंने किसी के लिए नहीं किया, ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ थी। राजीव जी को देख कर ही मैंने हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखा। 18 साल का वोट अधिकार राजीव जी ने दिया। 21 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर जीतती हूँ, और वो भी सोनिया जी के आशीर्वाद से मैंने किया था। ठीक है, एक बदलाव होना था, एक आंदोलन होना था, पूरी दिल्ली धोखे में आई, मैं भी धोखे में आई। आज दिल्ली भी लौट रही है, अलका लांबा भी लौट रही है। और सोनिया गांधी जी से उसी दिन मेरी मुलाकात फिक्स हुई। मैं मैडम को मिली और मैडम ने उस समय कहा, यही तुम्हारा असली घर है और तुम्हें वापस लौटना है। जबकि मैं सिटिंग विधायक थी और मुझे बीजेपी से भी लगातार पता था कि केजरीवाल से अब इसकी
नहीं बनेगी, इस पार्टी में नहीं रहेगी। और 19 में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा था, तो मुझे बीजेपी से था कि आप आइए और आपको हम लोग नई दिल्ली से लोकसभा का टिकट दे देंगे, ये सब चीज़ें। पर सोनिया जी से वो मेरी मुलाकात और उनका ये कहना कि कांग्रेस में वापसी, और मेरे लिए सम्मान की बात थी और मैंने वापसी की। तो बीजेपी से बात भी हुई थी आपकी? बिल्कुल, पूरा आरएसएस बीजेपी मेरे घर के नीचे और यहीं पर बैठे हुए थे, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह जी से मीटिंगों की बात हो रही थी। कौन नेता थे, कोई नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नाम नहीं, सब गुजरात से आए थे, आरएसएस के थे। और बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा देखिए आपकी और मेरी विचारधारा की लड़ाई है, जिसे मैं पिछले 3 दशकों से लड़ रही हूँ। मेरी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, और मैं गांधी परिवार, गांधी की जो विचारधारा है, सेकुलर सोच है, जो धर्मनिरपेक्ष सोच है, जो सबको लेकर चलती है, गरीब की, दलित की, हर एक की, संविधान की जो बात करती है, हाथ में लेकर चलती है, आपसे मैं इत्तेफाक उसमें नहीं रखती। एक सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया, उन्होंने आपसे कहा कि आपके अंदर कांग्रेस है, लेकिन पहले भी एक वाकया का जिक्र आता है, जब आप एक्सपेक्ट कर रही थी तब भी सोनिया गांधी ने आपको फोन किया था कि तुमको इस पद से अभी मुक्त कर रही हूँ, बाद में तुम्हें दोबारा यहाँ लाऊंगी। वो वाकया क्या था? कई बार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी है कांग्रेस दफ्तर में चर्चा करते हैं। देखिए, मुझे याद है, मैं 1997 से 99 एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। आप सबसे यंगेस्ट थे कि मनीष तिवारी जी थे? अगर क्योंकि दोनों का मैं देख रहा था। मैं उस समय 21-22 साल हाँ, वो भी उसी उम्र में एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो मुझे लगता है मैं यंगेस्ट रही। पहली महिला मेरे से पहले अवंतिका माकन जी थी, ललित माकन जी जो सांसद रहे, उनकी पत्नी थी, पर वो बहुत कम समय रही और उनका असैसिनेशन हो गया दोनों का। उसके बाद मैं रही पूरा टर्म। तो 1997 से 99 जब मैं एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तो सोनिया जी से लगातार मेरी मुलाकात, बात वो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष 98 में हुई। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 8वां महीना चल रहा था। तो मैंने एक गर्ल कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें सोनिया जी भी आई, और उनकी नज़र जब पड़ी तो वो मुझसे नाराज हुई। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें ये सब अभी छोड़ना होगा, अभी तुम्हें अपना बच्चा और अपना ध्यान रखना होगा। एक बार जब सब ठीक हो जाएगा, राजनीति के लिए जिंदगी पड़ी है कर लेना, पर अपनी जिंदगी से नहीं खेलना। और 1997 की ये बात है, 98 शुरू, तब आपको ऐसा भी लगा था कि कहीं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का असर तो ये नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत माँ की तरह सोनिया जी ने मुझे बुलाया, मुझे समझाया, मुझे अपना ख्याल रखने को कहा। 1998 की वो बात है, वो बात जो है अक्टूबर में मेरा बेटा हुआ, और वो सितंबर के करीब की बात है, जब सोनिया जी और मैं मंच पे बैठी हूँ। आपको तस्वीरें शेयर कर सकती हूँ मैं। गर्ल कन्वेंशन चल रहा है, सोनिया जी हाथ पकड़ के मुझे पूरे कन्वेंशन में समझा रही थी। और 1998 में ऋतिक हुआ। 1999 में फरवरी में मुझे सोनिया जी ने फिर बुलाया और बोला भी पहले जो 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, वो एक माँ और बच्चे के होते हैं, और तुम्हें 2 साल लगभग मैंने उस पद पे रही। और फिर मैंने ब्रेक लिया, और जब ऋतिक बड़ा हो गया, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर निर्भर वो नहीं रहा अपने खाने पाने के लिए, तो मैंने वापस ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर 2003 में मैंने वापसी की, उसके बाद 99 के बाद। तो अलका जी, मैं आपका देख रहा था 2003 में आप दिल्ली का शेर जिनको कहा जाता रहा है, मदन लाल खुराना पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उस पर अलग से बात कर। लेकिन फिर 2015 में ये 13 साल का गैप, खासकर चुनावी राजनीति में, एक तरफ आपको 2003 में पार्टी उतारती है मदन लाल खुराना के खिलाफ, फिर आप 12 साल के बाद वो भी आम आदमी पार्टी के टिकट पे, जब आप छोड़ चुकी थी कांग्रेस, तो ये गैप क्यों था खासकर इलेक्टोरल? देखिए, 2003 का जो चुनाव था वो मुझे पहला मेरा विधानसभा चुनाव, सीधा पार्टी का फैसला, कांग्रेस का, मदन लाल खुराना जी के सामने मुझे लड़ना है और मुझे उन्हें घेरना है पूरी तरीके से। और स्वाभाविक भी हुआ, मैं घेरने में कामयाब हुई, क्योंकि युवा थी और पूरी 4थी मंजिल चढ़ना उतरना, युवाओं को मिलना, एक ऐसा लगा दबाव बीजेपी के ऊपर बना मदन लाल खुराना जी पे कि आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रही है, यंग है, युवाओं में इसका एक अलग है, आप हल्के में मत लीजिए। तो मदन लाल खुराना जी पूरे दिल्ली का अपना सभाएं मीटिंगें अंत में छोड़कर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ गए, अपनी कुर्सी को जीतने में उसमें ये हुआ, वो तो जीत गए मोती नगर से, लेकिन दिल्ली हार गए। तो जब मैं सोनिया जी को मिली तो सोनिया गांधी जी को मैंने कहा मैडम माफी चाहूंगी, मैं चुनाव हार गई। उन्होंने कहा अलका किसने कहा तुम चुनाव हार गई, हम जीत गए, हम अपने मकसद में जो था उसमें हम कामयाब हुए हैं। सो वो एक चीज रही। लेकिन उसके बाद 2003 के बाद 2008 का चुनाव आया, इवन कि 2003 के बाद मदन लाल खुराना जी ने हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया, बाई इलेक्शन आया था। तो मुझे लगा कि खुराना जी के सामने मैं हूं तो बाई इलेक्शन तो मेरा है और मैंने 6 महीने में होना है, तो मैंने खूब मेहनत किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। मेरे लिए बहुत सदमा था। क्यों? मालूम नहीं क्यों।
पार्टी के लीडर बैठ गए और फैसला लिया कि नहीं, अलका लांबा नहीं, अलका लांबा का तो यहाँ सीट नहीं, हक नहीं, कुछ नहीं करके हुआ और फैसला हुआ किसी और को देना, और वो बुरी तरह वो भी हारे, आज वो दुनिया में नहीं है। उसके बाद 2008 का चुनाव आया, तब मैंने कहा देखिए मैं मोती नगर से लड़ी हूँ, बाई इलेक्शन आपने जिनको दिया वो हार गए, अब दुनिया में भी नहीं है, तो मैं मोती नगर का चप्पा चप्पा मैं घूम चुकी, तो अब मुझे आप 8 में दीजिए, 8 में भी नहीं मिला। 13 का चुनाव आया, मैंने कहा 13 में दीजिए मुझे, 13 का भी टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद आंदोलन हुआ, बदलाव हुआ, उसके बाद थोड़ा एक दुराव जो होता है पार्टी से, या तब आपने तब राहुल गांधी से भी कोशिश की थी मिलने? हाँ, नहीं, मैंने सबसे कोशिश किया कि मैं एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट मैं खुराना जी से लड़ चुकी हूँ और मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं दिल्ली की सेवा करना चाहती हूँ कि मुझे मौका अवसर मिले, वो ताकत मिले कि लोगों की काम मेरे कलम से हो। लेकिन एक के बाद एक सारे चुनाव तो मुझे लग रहा तो किससे जिम्मेदार मानती? नहीं, जो भी उस समय लीडर रहे होंगे जो टिकटों का फैसला करते हैं, बैठ के उन्होंने फैसले उस समय किए, और आज में उनमें से बहुत लोग आज है ही नहीं है। तो शीला दीक्षित से आपने इस बारे में चर्चा की थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी और आप एक पॉपुलर फेस थे, क्योंकि बहुत कम एज में एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आपको फोन करके, बाद में उस पद का आपने जिक्र नहीं किया जो आपको दोबारा से उन्होंने शायद पद के लिए डिप्यूट किया कि आप इस पद पे रहो, जब एक बार आपसे कहा कि आप पद छोड़ो, एक्सपेक्ट जब कर रही थी। नहीं, मुझे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का सेक्रेटरी मेरी कोशिश थी। हाँ बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रही हूँ, सीधा महिला ऑल इंडिया कांग्रेस का एआईसीसी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया, वो भी मुझे लगता है कि मैं उस समय पर युवा थी। तो इसी बैकग्राउंड को देखते हुए अलका जी, तो फिर आपने शीला जी वगैरह से बात की थी या तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष से कि हमको टिकट आप क्यों नहीं दे रहे? मेरी सबसे बात हुई, शीला जी से भी बात हुई, पर ऐसा लग रहा था कि पार्टी मुझे, मेरी ताकत, मेरी हर चीज को संगठन के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। इलेक्टोरल शायद पार्टी अभी सोच नहीं रही, क्योंकि 40-45 विधायक हमारे अपने थे, सिटिंग थे, और जो हारे थे उनके अपने दावे थे सीटों के ऊपर, तो अलका को कहाँ भेजा जाए। सो बहुत कम संभावनाएं थी, बहुत कम संभावनाएं थी कि कोई सिटिंग अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, और जो हारे थे उनका क्लेम अगली बार भी बन गया था। बहुत ज़्यादा बदलाव शीला जी ने नहीं किया था सीटों में, जो था उसी को रिपीट 3 टर्म किया, इवन कि उसके बाद भी 3 टर्म मैं देख रही हूँ आज भी वही लोग लड़ रहे हैं। तो एक स्वाभाविक बड़ा बदलाव होना चाहिए पार्टी के अंदर, नए लोगों को मौका, मेरी अपनी भी सोच है, मिलनी चाहिए। और मैंने देखा पिछले 2 चुनावों में बेशक चुनौतीपूर्ण समय पर नए युवा चेहरों को मौका मिल दिया है, लेकिन कोई नहीं, हम उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस में क्या इस बार आपको अच्छा लग रहा है? मुझे जो दिख रहा है, जो कांग्रेस का एक दांव जो मैं फील करता हूं कवर करते हुए, इस बार कम से कम कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं तो उससे कांग्रेस एक जमीन पे दिख रही है, गुटबाजी कम दिख रही है। अजय माकर और संदीप दीक्षित एक सुर में दिख रहे हैं, अनिल चौधरी उधर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना चुनाव लड़ रही हैं, पार्टी कम एकजुट दिख रहे है। उसके पहले न्याय यात्रा देवेंद्र यादव ने दी, रागिनी नायक को उतारा है, आप लोग उतरे हैं, संदीप दीक्षित उतरे हैं, तो ये एक अच्छाई है जो पहले चुनाव में मुझे नहीं दिखी, पिछले 2-3 चुनाव में खासकर। देखिए, परिवार में हर तरीके की मनमुटाव और ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी को हमने देखा, उनके पाँव में छालों को देखा, राजनीति सब कुछ अपना आराम हर कुछ त्याग कर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कोई भी यात्रा में शामिल होता था, आता था, जाता था, पर राहुल गांधी जी को हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक चलते हुए, पाँव में छाले, अपने आप को कष्ट देते हुए और लोगों के मुद्दों को केंद्र में लाते हुए, चाहे किसान का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दों पर जब हमने राहुल गांधी जी को देखा, उसके बाद हमें महसूस हुआ कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए है। राजनीति लेने नहीं, राजनीति सेवा और देने का मतलब है, जो राहुल गांधी जी और गांधी परिवार ने हमेशा उदाहरण पेश किए हैं। प्रियंका गांधी जी 25 साल से संगठन की, आपने मुझे भी कहा, जो मुझे लगा कि पार्टी ने कहा इलेक्टोरल नहीं, संगठन की राजनीति को समर्पित होना है, और प्रियंका गांधी जी भी जब चाहती सांसद हो सकती थी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, राज्यसभा भी जा सकती थी, पर 25 साल प्रियंका गांधी जी ने अपने आप को संगठन को समर्पित रखा, और उत्तर प्रदेश में सबसे टफ जो आज हमारी जमीन है, उत्तर प्रदेश को चुना, और वहां पर उन्होंने अपना दिन रात, अपना परिवार, अपना हर कुछ त्याग कर अपना किया। सो बात वही है, जब इन्होंने किया तो हम सबको लगा कि एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल, और आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस पूरे ताकत से, पूरे दम से, हम लोग दिल्ली के मुद्दों को लेकर, शीला जी के कामों को लेकर हम सब एकजुट हैं और आगे बढ़ रहे हैं मजबूती से अपने अपने विधानसभाओं में। अलका जी, दिल्ली में शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही
अरविंद केजरीवाल भी रहे, अरविंद केजरीवाल की सरकार में आप विधायक थी, क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि ऐसा हमला करके राजनीति में आए थे, हर कोई शीला दीक्षित सरकार को या कांग्रेस सरकार को दोषी मान रहा था। क्या फर्क आपको लगता है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। शीला दीक्षित दोनों के व्यक्तित्व में भी, हर चीज में फर्क है, भाषा में फर्क है। कभी भी शीला जी पढ़ी लिखी सभ्य महिला, उनका हर चीज आप देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, क्लास थी, जिसे बदनाम किया केजरीवाल ने। और वही केजरीवाल की भाषा, तौर तरीके, तू तड़ाक। कभी भी शीला दीक्षित जी को 15 सालों में हमने विधानसभा को अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन केजरीवाल ने जब जब महसूस किया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, हम सोचते थे कि पता नहीं दिल्ली के लिए बड़ा फैसला होने वाला है। पता लगता था कोई ऐसे ही कोई टेप आ रही है, कोई सीडी आ रही है, किसी को गाली देनी है, कभी शीला जी को, कभी किसी को। तो बस इसीलिए वो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता था, कभी खुद को ही क्लीन चिट देने के लिए कि केजरीवाल से ईमानदार नहीं है, सारे विधायक बोलो मैं ईमानदार हूं, तालियां बजाओ, ठप ठप करो, है ना। फिर प्रस्ताव आए कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, चलो सब आ जाओ। तो पूरा समय केजरीवाल केंद्रित रहा है। विधानसभा का जितना दुरुपयोग, प्रशासन और शासन को मिलकर काम करना। शीला जी के संबंध आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट से बहुत पारिवारिक थे। एक आवाज पे उनके घर आते थे और वो भी अधिकारियों के घर चली जाती थी चाय पीने के लिए। और ये उदाहरण मैंने केजरीवाल जी को भी बहुत बार बताए कि आप इस तरह का व्यवहार आईएएस आईपीएस अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी हमारी दिल्ली सरकार के, कितना घर बुलाकर उनको जलील किया, हाथापाई तक कोई मामले बने। और वही उनके तौर तरीके आज भी जारी है। एक महिला राज्यसभा सांसद आपकी है, स्वाति मालीवाल, उसके साथ क्या केजरीवाल के पीए ने किया जो उनके साथ जुड़े रहे आज जेल में। तो ये जो तौर तरीके केजरीवाल के थे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आप ही की महिला विधायक कोई भी हो, और चाहे आप ही की राज्यसभा महिला सांसद है, केजरीवाल के तौर तरीके और भाषा बहुत निचले स्तर की है। बंद कमरों में बात करेंगे तो आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि तब जब आप विधायक थी वो विधायक नहीं थी, तो उनसे आपका वास्ता था निजी तौर पे, जैसे पार्टी के अंदर, कैसी हैं वो? मतलब ऐसे पर्सनल लेवल पे अगर बात करें। सिर्फ पपेट। हाँ, केजरीवाल ने जो कह दिया बस वही लाइन। हम कहते थे चर्चा हो जाए इस लाइन पे, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है ना, बैठते हैं बात करते हैं। मान लीजिए राज्यसभा कौन जाएगा या विधानसभा में विधायकों से बैठकर प्रस्ताव कौन सा जाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, क्या चर्चा होगी क्या नहीं। आतिशी मरलीना उस समय विधायक नहीं थे, राघव चड्ढा विधायक नहीं था, पर केजरीवाल उन दोनों से कमरों में बंद कमरों में बात करते थे और वो बाहर आकर हमें बताते थे कि केजरीवाल जी क्या चाहते हैं। और हम चाहते थे कि केजरीवाल जी को वापस अंदर जाकर बताइए कि विधायक क्या चाहते हैं। तो ये काम केजरीवाल का जो एक पोस्टमैन का काम जो है वो करते थे वो लोग, और हम उनको कहते थे। और आज आतिशी मरलीना को भी जो जाति का कार्ड है वो खेलना केजरीवाल जी ने सिखाया। आतिशी मरलीना लिखना छोड़ दो, सिंह लिखो, क्योंकि कालका जी जाना है। कालका जी गई तो पता लगा महिलाएं सिंह नहीं कौर लिखती हैं, तुम कौन सी सिंह हो, तो फिर सुश्री आतिशी हो गई। तो जाति और धर्मों का इस्तेमाल करना, कभी भगत सिंह की सिर्फ फोटो चलती थी, उनकी झूठी कसम खा खा के पंजाब को ठग लिया, 1000 महिलाओं को नहीं मिला, तो अब अंबेडकर जी की फोटो लगा ली। एक समय पर रामलीला मैदान में सिर्फ जो है महात्मा गांधी जी की फोटो और टोपी होती थी, जो उनके सिर पर होती थी गांधी टोपी, वो इन्होंने लगा ली। तो हर बार अपना इन्होंने गोल पोस्ट जो है वो जैसे जैसे हुआ कि एक आदमी को लेकर हम एक्सपोज हो गए, अब इसको ज्यादा कैश नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपने जो है जो क्रांतिकारी देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका भी अपने हिसाब से किया। मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया और एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जेल में बैठा सोच रहा था देश में अब तक का सबसे ईमानदार अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह जी है। उनकी धर्मपत्नी बैठी है, जाके पांव में गिरकर माफी मांगनी चाहिए गुरशरण कौर जी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की धर्मपत्नी से। आज शीला जी नहीं है, लेकिन उनका बेटा है जिसकी मां का अपमान आपने बार बार किया। आज संदीप दीक्षित से माफी मांग के चुनाव से हट जाना चाहिए, और थोड़ी नैतिकता। तो अगर आतिशी मुख्यमंत्री नहीं होती तो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री होना चाहिए था आपके हिसाब से, अगर विधायकों की भी बात करें? मनीष सिसोदिया जी सबसे पहले फंस गए। सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट जो थे, केजरीवाल ने जान के सोच समझ के मनीष सिसोदिया को दिए, ताकि जो भी भ्रष्टाचार हम करेंगे, जो भी पैसों की हेराफेरी करेंगे, जो भी मंडियों के चेयरमैन के पद बेचेंगे, जो भी बेचेंगे, वो मेरे साइन से नहीं होगा, वो सिसोदिया के साइन से होगा। और सिसोदिया इस बात में खुश थे कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं, ज्यादा विभाग 12-15 विभाग उन्हीं के पास थे, बहुत खुश थे। लेकिन अंत में फंसा कौन?
सारी फाइलों के साइन अपने तो कराए नहीं, उसके करवाए, और वो जेल 2 साल गए। और उसके बाद क्या हालत हुई उनकी, उनके परिवार की। और अपनी आज पड़पड़गंज विधानसभा छोड़कर भागकर पूरी दिल्ली में सुरक्षित सीट ढूंढने निकले, तो ये लगा कि यहाँ वाली सीट पर लड़वा दीजिए। अलका जी, एक बार पीछे जाऊंगा, डूसू चुनाव में आपका चयन कैसे हुआ चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद सीताराम केसरी से लेकर जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं उनसे आपके रिलेशन बहुत बेहतर रहे, तो वो थोड़ी जर्नी बताइए। देखिए, आप मुझे 30 साल पीछे ले जा रहे हैं, जब मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी, जब मैं मात्र 19 साल की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव आया, और मैं स्वाभाविक तौर से राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, गांधी विचारधारा की समर्थक रही। और मैंने NSUI की, अपने कॉलेज दयाल सिंह से मैंने अपनी साइंस में पढ़ाई की, तो वहाँ पर मैंने उनकी मेंबरशिप ली, NSUI की। उसके बाद वहाँ पर चुनाव आया और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला अध्यक्ष पद पर लड़े, ये प्रस्ताव मेरे पास आया। और मैं बेस्ट विमेन एथलीट थी, मैं डिबेट्स में बेस्ट अपना कर रही थी, कॉलेज में सब कुछ था, और मुझे ये लगा कि एक अवसर है, और मैंने उस अवसर को लिया और NSUI का चुनाव लड़ा और मैं अध्यक्ष बन गई। और मुझे उम्मीद नहीं थी, पर राजनीति क्या है 19-20 साल की उम्र में, उस समय मुझे बहुत नहीं मालूम था, लेकिन मोह भंग होना शुरू हुआ, क्योंकि जो भाषा जी, जो तौर तरीके थे वो ठीक नहीं थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। मैंने फिर उसके बाद BSc के बाद MSc किया, B.Ed किया, M.Ed किया। मेरी MSc स्टीफन से रही, B.Ed M.Ed बुंदेलखंड से मैंने अपनी एजुकेशन को आगे जारी रखा। लेकिन फिर वही बात है, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई देखते देखते। तो दिल्ली की विश्वविद्यालय से मैं राष्ट्रीय राजनीति में 22 और 23 साल की उम्र में आ गई, और 23 साल की उम्र में मैंने देश के 28 राज्य देख लिए थे, मैंने हर यूनिवर्सिटी कॉलेज देख लिया था। और जब आप एक बार इतना फैल जाते, इतना मिल जाते, इतना जुड़ जाते हैं, तब एग्जिट जो करना जो है आसान नहीं होता है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, उसके बाद मैंने आपको बताया मैं शादी हुई, माँ बनी, फिर उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया, बच्चा मेरा बेटा छोटा था, आज ऋतिक 27-28 साल का है, 27 साल का। सो उस समय सोनिया जी ने फिर मुझे, जब ब्रेक मैंने ले लिया, उन्होंने कहा वापसी करो, और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया। फिर मैंने देश में जाना शुरू किया, संगठन को ताकत देना, और फिर मैं राष्ट्रीय सचिव बनी 2007 में ऑल इंडिया AICC। तो किसने आपको NSUI अध्यक्ष, जाहिर सी बात है सीताराम केसरी तब अध्यक्ष थे जब आप अध्यक्ष बनी थी, लेकिन कोई नेता नोटिस करता है कि चलो इसको हम बनाते हैं, वो आपको किसमें कैसा लगा? देखिए, दयाल सिंह कॉलेज में लीडर होते थे राजेश पांडे, और ये लोग जो है राजेश खन्ना जी से जुड़े हुए थे। मैं दयाल सिंह कॉलेज में थी, और दयाल सिंह कॉलेज के सामने लोधी का जो घर था, आई थिंक 14 लोधी स्टेट था, वहाँ राजेश खन्ना जी रहते थे, वो सांसद थे नई दिल्ली के। मेरे कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजेश खन्ना जी आए थे, सांसद थे, वहीं पर रहते थे। बोला सर सड़क क्रॉस करनी है, आना है, वो वहाँ पर आए, और राजेश खन्ना जी ने मेरा भाषण सुना, NSUI के लोग लेकर आए थे, और तब उन्होंने कहा कि आप अलका लांबा को बोलिए। तो सलीम अहमद जी, जो भी कर्नाटक से MLC हैं, वो मेरे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय। कमलकांत शर्मा जी, अनिल भारद्वाज जी, ये दिल्ली NSUI के नेता थे। इन सब ने बैठक की, मेरे घर में आए, मेरे परिवार को मिले, बात किया उनसे, सहमति उनको ली। मेरी माँ पहले तैयार नहीं थी, क्योंकि हम 6 बहनें हैं। मेरी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बेटियां हैं और माहौल ऐसा अच्छा नहीं है कि मैं राजनीति में आऊं। और उस समय नैनासानी कांड भी हुआ था, उस समय कांग्रेस 2 फाड़ भी हुई थी, तिवारी कांग्रेस बन गई थी, तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही थी। लेकिन पिताजी ने साथ दिया, पिताजी ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम्हारी इच्छा है। तुम हमेशा राजीव जी, इंदिरा जी, इन सब की बात करती है, तुम्हारे भाषणों में उनकी झलक दिखती है। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन से बताया कि स्कूल में जब थी तब भी तुम करती थी। तो मैंने हाँ की और मैं चुनाव लड़ी, और मुझे खुशी है कि दिल्ली के 80 कॉलेज में, जो दिल्ली के कोने कोने जाने का, नरेला, बवाना, देशबंधु कॉलेज तो आज भी कालकाजी में है, इन सब लोधी रोड पे, दयाल सिंह, सब पे जाने का मौका मिला, और दिल्ली को एक बार जानने का मुझे सबसे पहले मौका तभी मिला। तो इतने अध्यक्ष हो, केसरी जी, सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रेम किससे मिला? सोनिया जी से? नो डाउट, सबसे ज्यादा भावुक मैं कहूँ, क्योंकि फीमेल है इसलिए। बिल्कुल, आप कह सकते ये कारण है। हाथ पकड़ के बैठा देना, गले लगा लेना, कभी भावुक हूँ, कभी अपनी परेशानियां हैं, मैंने उनसे शेयर की। खड़गे जी को तो अभी 2 साल हुए हैं,
सीताराम केसरी जी भी बहुत कम समय रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि सोनिया जी जिम्मेदारी अब संभालें मेरे बूढ़े कंधों पर। वो बार बार सोनिया जी को कहते रहे सीताराम केसरी जी। और मुझे याद है 97 में सीताराम केसरी जी मेरे अध्यक्ष थे, तो 98 में एनएसयू की मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो सोनिया जी के हाथ कमान आती है। उसके बाद राहुल जी का भी समय रहा, पर राहुल जी का समय बहुत चैलेंजिंग भरा रहा, क्योंकि सोनिया जी जब थी तो मनमोहन सिंह जी के साथ सरकार थी और हमारी राज्यों में भी सरकार थी, संगठन मजबूत था। लेकिन राहुल जी के हाथ में जब कमान आई तब हम सरकार से बाहर होकर और संगठन के तौर पर एक बहुत कमजोरी पर थे, और राहुल जी को वो चैलेंज उनको था और उन्होंने पूरी प्रयास किए, कोशिश की। फिर उनको लगा शायद कि सोनिया जी को वापस जिम्मेदारी उन्होंने कुछ टाइम के लिए ली, लेकिन फिर राहुल जी को लगा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राएं और देश के युवाओं को और उनके मुद्दों को करना चाहता हूं, तो खड़गे जी के कंधों पर ये जिम्मेदारी पार्टी ने उनको चुना, क्योंकि वो एक ब्लॉक अध्यक्ष थे। उन्होंने शुरुआत की और 50 साल में वो एक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। और आज भी मैं कहती हूँ उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहें, लोगों से जुड़ाव कहें, आज भी अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो मेरी बात उनसे तुरंत होती है और वो मुझे मार्गदर्शन देते हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स तो चैलेंजिंग है, कैसे मैनेज करते हैं? अगर अदर देन पॉलिटिक्स की बात करें, परिवार की बात करें, या फिर राजनीति के अलावा कहाँ, जैसे कई बार आपको पीस चाहिए होता है, जैसे आपने बताया कि एक के बाद एक टिकट नहीं मिला, तो उस समय जैसे क्या एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आप मन की शांति के लिए आप क्या करना पसंद करते हैं नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल लाइफ में? क्योंकि हर किसी का नॉर्मल लाइफ भी होता है अदर देन पॉलिटिकल लाइफ। एक टाइम था जब टिकट ना मिलने से मैं विचलित होती रही, पद ना मिलने से विचलित होती रही, पर 30 साल के बाद आज उम्र के उस पड़ाव पर हूँ, अब कोई भी चीज़ मुझे विचलित नहीं करती है। बट अगर जिम्मेदारी मिलती है तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि मुझे उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हुए अपना 100% देना है, तभी मैं जिंदगियों में बदलाव कर पाऊंगी, संगठन को ताकत दे पाऊंगी, और जो उम्मीद हमसे की जा रही है हम उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अब अलका लांबा इवन की ये वाला चुनाव भी जो है, मैंने पार्टी संगठन को कहा था, हाईकमान को, कि मैं महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा ये 1 साल पूरा देश के 28 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लोकसभा के चुनाव में बीता है। मैं दिल्ली में बहुत कम रह पाई हूँ, तो मैं संगठन को चुनाव लड़वाना चाहती हूँ। 70 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, मेरे पास संगठन है, आधी आबादी है का वोट है। झिझक थी? हाँ, इसीलिए मुझे था कि मैं चुनाव ना लड़कर लड़वाने में डर था कि झिझक थी? बिल्कुल डर नहीं। अलका लांबा कभी नहीं लड़ी, 5 चुनाव मैं लड़ चुकी हूँ, 4 विधानसभा के और एक दिल्ली विश्वविद्यालय का 19 में लड़ लिया था। और मदन लाल खुराना जी से पहला चुनाव लड़ने के बाद डर नहीं था, पर यह था कि पार्टी 70 पे लड़ रही है, संगठन भी की जरूरत है, प्रचार प्रसार होगा, मैनेजमेंट का काम बहुत बड़ा होता है। मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है पुष्पा चौधरी जी, वो खुद लड़ रही हैं। सो टिकटें हमने मांगी थी, रागिनी नायक का आपने नाम लिया, और भी हमारी बहनें हैं। सो मुझे था कि मैं अपने संगठन के साथ दम से प्रचार प्रसार में लगूंगी और पार्टी को जिताने। बेलगामी में आपके बहुत पोस्टर देखे गए इस दौरान, CWC बैठक के दौरान, आपने भी देखा होगा ऐसा? नहीं, मेरी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हर राज्य में मेरी अध्यक्ष है, और स्वाभाविक तौर पर मेरे नहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर अध्यक्ष पद और पहली वर्किंग बैठक उस समय ली थी। 100 वर्ष पूरे हुए हमारे, उसको हमने सेलिब्रेट किया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी छोटी मोटी लगा दी होगी, पर मेन तो बापू को, गांधी जी को समर्पित था। 3 सवाल एकदम रैपिड की तरह, कि संदीप दीक्षित ने कल मुझसे बातचीत में कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री अगर होगा तो कौन होगा? दिल्ली तय करेगी। अभी मैं लोकतांत्रिक अधिकार दिल्ली वालों का नहीं छीनूंगी, घमंड में आकर केजरीवाल की तरह नहीं कहूंगी मैं मुख्यमंत्री। अभी दिल्ली वोट करेगी 5 को वोट होगा। पहले अपना विधायक दिल्ली को चुनने दीजिए, 70 विधायकों में किसको बहुमत मिलता है बैठ कर तय होगा, पर मुख्यमंत्री सरकार कांग्रेस की होगी, इसका पूरा विश्वास है। अगर आप जीती तो केजरीवाल अच्छे मुख्यमंत्री होंगे कि आतिशी? केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, आतिशी टेम्परेरी है। किसने कहा टेम्परेरी मुख्यमंत्री है? तो केजरीवाल ने कह दिया उनकी पार्टी की वो मुख्यमंत्री नहीं, वो टेम्परेरी है, वो हटने वाली है, वो सबसे कमजोर साबित हुई। और अरविंद केजरीवाल कौन मुख्यमंत्री बना रहा है? उनको अदालत ने हाथ बांध दिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे ना, इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि अदालत ने शराब नीति के घोटाले, भ्रष्टाचार में आपको जेल भेजा, आपको बेल पे बाहर हैं, आप फिर जेल जाएंगे, आपकी कलम छीनी हुई। अदालत ने ये कहा ना, केजरीवाल तुम कोई फैसले नहीं ले सकते, कोई बैठक नहीं बुला सकते, कोई साइन नहीं कर सकते हो, इसलिए इस्तीफा दिया। तो वो पाबंदी तो केजरीवाल पे आज भी लागू है, अभी भी लागू है, तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। मोदी और केजरीवाल में से कौन आपको अच्छे लगते हैं? दोनों ही अच्छे नहीं है देश के लिए। दोनों ने सिर्फ अपनी केंद्र की अपने आप को फोकस रखकर देश को, गरीब को
बेरोजगारी को, महंगाई को केंद्र में रखकर अगर दोनों ने काम किया तो आज 10 साल में हालात ऐसे नहीं होते। दोनों अपने नाम को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर इतने सेंट्रिक, इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए कि दूसरा कोई नहीं, मोदी मोदी मोदी, और यहां पर सिर्फ केजरीवाल ही केजरीवाल। दूसरा कोई है या नहीं तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी सरकार में, जो पार्टी और सरकारों को आगे ले जाने का दम रखता हो? कांग्रेस में एक लंबी आपको लाइन दिखेगी। यही असली लोकतंत्र है। अलका जी, सारे सवाल का आपने जवाब दिया। क्या दिल्ली की जनता से कहेंगी, अगर अपनी तरफ से कुछ कहना हो? दिल्ली के लोगों को बस यही कहूंगी, दिल्ली बदलाव चाहती है। दिल्ली का दम जहरीली हवाओं से घुट रहा है। दिल्ली का यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है, वो जहरीला हो चुका है। अपराध की राजधानी दिल्ली बन चुकी है। माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम किसी भी कीमत में नशे का अड्डा दिल्ली को नहीं बनने देंगे। बेरोजगारी, महंगाई पर कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किए हैं, अपनी सरकारों में करेगी। मैं दिल्ली को कहूंगी, बदलाव कीजिए, कांग्रेस पे एक बार फिर से भरोसा करके देखिए, कांग्रेस आपको निराश नहीं करेगी। ये बदलाव, दिल्ली का बदलाव, लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का काम करेगा। 5 तारीख कांग्रेस हाथ का निशान पर वोट देकर अपना विजयी दिल्ली को बनाए। हमसे बातचीत करने के लिए अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अलका जी, अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पे भी बात की। इन्होंने बताया कि कैसे वो एनएसयूआई की अध्यक्ष बनी, सोनिया गांधी से जो उनका प्रेम है एक अध्यक्ष के तौर पे और एक महिला के तौर पे भी, क्योंकि लंबा राजनीतिक करियर रहा है अलका जी का दिल्ली में खासकर और कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो तमाम चीजों पे बातचीत की, लेकिन एक दावा जरूर कर रही हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी, दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।